हेलो एवरीवन। आज हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का वेबसाइट से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको एक बार आज देखेंगे। रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है आरआरबी जेई का। ठीक है, बहुत दिन पहले आया है और मैं फिर भी आज आपको ये बता रहा हूँ। ओके, कैसे अप्लाई करना है आप लोगों ने बहुत लोग पता होगा, पर एक बार हम इसे डिटेल में आज थोड़ा फिर से देखेंगे। एक चीज आप याद रखना कि जब भी आप वेबसाइट पर आओ तो आप ध्यान देना कि ये gov.in हो, डॉट कॉम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो चीजें ऑलरेडी आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में मिलेंगी। पहला तो 14 अगस्त 2026 का और 18 अगस्त 2026 का। तो हम पहला देखते हैं कि आरआरबी ने जो ये 4/2026 सीएन नंबर रिक्रूटमेंट निकाला है वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जिसमें डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। इसको एक बार डिटेल में देखते हैं क्या। ठीक है, तो इम्प्लॉयमेंट, ये जो इम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है ना, ये आप याद रखा करिए। इम्प्लॉयमेंट नोटिस क्या है? ये हमारा है CEN 4/2026। इसमें कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। नोटिफिकेशन, इसके एनेक्शर्स, डिटेल्स सब कुछ है। पर मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है डेट्स। टेंटेटिव डेट्स क्या है? इसका जो ओपनिंग डेट है वो 14/8/2026 रखा गया था, पहले बोला गया है। क्लोजिंग डेट था 13/9/2026। ठीक है, फी पेमेंट वगैरह का डिटेल 15/9 में। तो ये मेजर डेट आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, आई होप आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा इसको फिल करना। तो पोस्ट क्या है? पोस्ट है जूनियर इंजीनियर एंड डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसका है। इनिशियल पे ग्रेड क्या होता है? ये लेवल 6 का है, तो 35,400 का पे ग्रेड है। मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्चर ए में हम लोग चल कर देखेंगे। एज 18 से 33 इयर्स होना चाहिए। टोटल वैकेंसी अराउंड 4,000 है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप दे सकते हो। कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए द आरआर विल नॉट अंडरटेक डिटेल scrutiny of application for the eligibility. Therefore, candidature will be accepted only provisionally subject to fulfillment basic eligibility criteria as required. Candidate must go through the requirement of educational qualification, age, medical standard, etc. and satisfy themselves that they are eligible for the post. कैंडिडेट को खुद चेक करना है कि आप एलिजिबल है या नहीं। आप अगर गलती से अप्लाई करते हो, पैसे पे करते हो, बाद में पता चले तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बी केयरफुल, पहले आप एलिजिबल हो या नहीं, मेडिकल फिटनेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ देख लेना है। ओके, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जनरल कंडीशन में आप देख लेंगे, वो ये है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम मदर्स नेम किस रिकॉर्ड के हिसाब से मांगा जा रहा है। एज पर क्लास 10 का आपका जो सर्टिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको डालना है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी गलत होगा तो उसको आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको उसका सर्टिफिकेशन बनाकर ले जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। तो ये रेडी रहिएगा आप लोग अगर किसी का भी गलत है तो। ठीक है, उसके बाद ये सब जनरल कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको विजन जो है वो स्टैंडर्ड फिटनेस आपको पता होना चाहिए। A3 B1 एंड C1 होता है। यहाँ पर हमारा आई साइट का विजन आपको पता है। इसके अलावा हमें कलर ब्लाइंडनेस यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नियर विजन, फार विजन, क्या क्या है, ये मस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए यहाँ पर। ओके, ये सब जनरल चीजें हैं। डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन यहाँ आ जाए। तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके बेसिस पर भी है। अगर SC ST है तो 8 सालों का, ओबीसी है तो 6 सालों का और अनरिजर्व है तो 3 सालों का एज रिलैक्सेशन उनको भी मिलता है।
ठीक है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से एससी एसटी को 15 साल, ओबीसी को 13 साल और जनरल को 10 साल का रिलैक्सेशन होता है। और कैंडिडेट जो ऑलरेडी ग्रुप सी या ग्रुप डी में सर्विंग है रेलवेज के अंदर, उनको ये रिलैक्सेशन होता है, इस एज तक वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हमारा एनेक्चर 1 में डिटेल में दिया गया है, उसको एक बार हम लोग देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर ये सारे डिटेल जनरलाइज फॉर्म के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है, हम नीचे एनेक्चर में चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सबको पता होना चाहिए कि 2 फेज में एग्जामिनेशन रेलवे लेता है। सीबीटी फेज 1 जो है वो 90 मिनट का होता है, उसमें 120 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस को आंसर करना है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट ही आपके पास होता है। ये एकदम दिमाग में क्लियर रहिए, जो लोग इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे वही सीबीटी 2 दे पाएंगे, ठीक है। और सीबीटी 1 सीबीटी 2 का मार्क्स के बेसिस पे फाइनल मेरिट बनता है। तो इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस सीबीटी 1 का है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्लास 10 तक का मैथमेटिक्स आपको पता है, ये डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पूरा डिटेल बता दिया गया है कि हम किस किस सेक्टर से पूछेंगे, और आप इन जनरल समझ लो बाकी सारे एग्जाम की तरह ये भी वही है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है। तो यहाँ पर रेलवेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस है। जनरल साइंस में फिर से मैथमेटिक्स आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस आएगा 10 मार्क्स 10th स्टैंडर्ड तक। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स से 30 सवाल होते हैं, 30 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस से 25 सवाल होंगे, 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस से 15 सवाल होंगे, 15 नंबर के। और जनरल साइंस से 30 सवाल होंगे, 30 नंबर के। मैथमेटिक्स और जनरल साइंस मिलाकर 60 मार्क्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के तौर पे। मैथमेटिक्स और अगर आप जनरल साइंस अटेम्प्ट करते हो तो आप 60 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो, और बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है क्योंकि क्लास 10 लेवल का है, बस आपको स्पीड बढ़ाना है। साथ ही साथ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी 25 मार्क्स का है, अगर इसको इसमें ऐड कर दो तो आपका यहाँ पर हो जाता है 85 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस लोग कंफ्यूज रहते हैं कितना आएगा, कितना कर पा नहीं पाएंगे, तो ये सिर्फ 15%, 15 मार्क्स इसमें ऐड होगा आपका। सो आई होप आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वेटेज रखता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर पासिंग मार्क्स का दिया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल अनरिजर्व के लिए 40% है, ईडब्ल्यू के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। तो आप अगर मैथमेटिक्स और साइंस अच्छे से कर ले तो आप यार एलिजिबल पास हो जाओगे सीबीटी 1 में, है ना। चलो, ये मैंने ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, आपको ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, आपको ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है सीबीटी 2 के लिए, ठीक है ना। सीबीटी 2 जो है वो सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है। हाँ, सो यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लेते हैं, ये 120 मिनट का होगा, ठीक है। 120 मिनट में क्वेश्चन रहेंगे 150, वहाँ 90 मिनट में क्वेश्चन 120, यहाँ 120 मिनट में क्वेश्चन होंगे 150। इसका सिलेबस क्या है? इसका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस जो सीबीटी 1 में भी था, ठीक है ना। सीबीटी 1 में था, यहाँ भी है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सीबीटी 1 में भी था। बेसिक कंप्यूटर ये एक नया टॉपिक है एंड इट्स एप्लीकेशन। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी न्यू टॉपिक आप बोल सकते हो, या फिर इसको आप जीके से भी थोड़ा ऐड कर सकते हो, जीके में आप इसको पढ़ सकते हो सीबीटी 1 में। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा टेक्निकल एबिलिटी, जो कि एनेक्चर ए में हमें देखेंगे, अलग अलग टेक्निकल एबिलिटीज हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो आप मार्क्स देखो तो टेक्निकल एबिलिटीज से 100 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस जो सीबीटी 1 में आपने पढ़ा था उसमें 15 मार्क्स है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स आप इसको पढ़ लोगे
CBT 1 में, तो यहाँ से 30 मार्क्स। तो अगर ये आप कर लो तो 100 मार्क्स आपका टेक्निकल का और 30 मार्क्स यहाँ, 130 मार्क्स आप यहाँ से आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बेसिक कंप्यूटर आजकल सबको पता है, और पॉल्यूशन कंट्रोल कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इजी टॉपिक है, तो इसको आप बिल्कुल कवर कीजिए। ठीक है, तो एक बार हम एनेक्शन ए में जाके जो हमारा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट, उसको एक बार कवर कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपको पता है, इसके लिए 3 इयर्स का हमारा डिप्लोमा काफ़ी है। अगर कोई ग्रेजुएट है वो भी एलिजिबल होता है। तो यहाँ पे कंडीशंस जो है वो यहाँ लिखे गए हैं कि क्या क्या यहाँ पे डिसिप्लिन मैपिंग जो है। तो अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसमें है, तो वो उसका जो मैपिंग होगा अलाइड मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं जानते, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल है। तो ये कंडीशंस जो था एलिजिबिलिटी का वो यहाँ पर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के मैं बाद में आता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, अगर आपको डिटेल में ये जानना है नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है तो आप कमेंट करना, मैं इसको एक डिटेल में इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार हम नीचे चले आते हैं और यहाँ देखते हैं हमारा एनेक्शर। ठीक है, तो ये रहा वो एनेक्शर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कौन कौन से स्ट्रीम में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर डिटेल में दिया है। जूनियर इंजीनियर डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ड्राइंग एंड एस्टिमेट। ठीक है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन का एक बंच बना हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा, तो इन सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। इसका सब डिपार्टमेंट दिया है, R&D है, प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप है, EMU है, TRD है, TRS है। ठीक है, इन सब के लिए ये इसको अच्छे से देखकर आप प्रायोरिटी सेट करना, फॉर्म भरते वक्त आपको कहाँ पर जाना है। प्रायोरिटी जैसा आपका होगा उसी हिसाब से पोस्टिंग आपको मिलेगा। ठीक है, और बहुत लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं तो मार्क्स नीचे होने से दूसरे जगह उनको पोस्टिंग मिल जाता है। ये रहा वैकेंसी टेबल जो हमारा एनेक्सर बी में है कि कहाँ कहाँ पे कितने सारे पोस्ट हैं, रिजर्व के, अनरिजर्व के। तो आप जिस कैटेगरी में हो, आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो वहाँ वैकेंसी देख कर आप अप्लाई करना। जैसे मान लो अगर मैं कोलकाता में हूँ, ठीक है, और मैं अनरिजर्व हूँ, तो मैं कहाँ अप्लाई करूँगा, तो वो मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो आप बिना देखे हुए बिल्कुल नहीं करना। जैसे RRB अजमेर का है, RRB अहमदाबाद है, नीचे आ जाइए, RRB बेंगलुरु है, RRB भोपाल है, RRB भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता। ठीक है, अब मैं मान लो कि मुझे अप्लाई करना है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। ये मैं CLW में अगर अप्लाई करूँगा, या ईस्टर्न रेल में करूँगा, या साउथ ईस्टर्न में करूँगा। ठीक है, ड्राइंग डिज़ाइन सेक्शन में। और यहाँ पर मेट्रो रेलवे भी एक ऑप्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर उसमें भी वैकेंसी है आप वहाँ भी कर सकते हो। जैसे ये देखिए, मेट्रो रेलवे में स्टोर डिपो में वैकेंसी है, तो आप मेट्रो रेलवे के लिए स्टोर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर है, आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये समझ में आया आपको, बेसिक डिटेल्स, इसको कैसे रीड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, ये बाकी एनेक्शर्स जो है उसमें दिए रहते हैं। तो आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन, एनेक्शर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त बहुत सारे डॉक्यूमेंट काम में आते हैं, तो इसको आप पूरा डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, रखिए अपने पास, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा तो आपको इसको यूज़ करना है। CBT 1 के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिलेबस ऑफ सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए टोटल दिया हुआ है
टेक्निकल एबिलिटी हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक्स को देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ। यहाँ देखिए, सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा होना चाहिए इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको बार बार बताता हूँ, रेलवे उनको चाहेगा लेना जो रेलवे में एप्लीकेशन हो रहा है। तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़िए, थ्योरेटिकल पढ़िए, और साथ साथ इनका एप्लीकेशन रेलवे में कहाँ है वो जानना जरूरी है। जिस तरीके से हम लोग लेक्चर बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, उससे टॉपिक सॉल्व करेंगे, है ना। इसी मेथड को यूज करके आप इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। सो सर्किट लॉ हमें पता होना चाहिए, क्रिचप्स लॉ, सिंपल सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम पता होना चाहिए, मैग्नेट सर्किट्स, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पूरा डिटेल क्लास 12 में जितना आपने पढ़ा है वो चाहिए। एसी फंडामेंटल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है, इसमें डीसी मशीन है, एसी मशीन से पढ़ना है। सिंक्रोनस मशीन्स, जनरल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है, इसमें आईई रूल्स हैं, ये एस्टिमेट करते वक्त आपको बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ता है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर्स है, डायोड है, जेफेट है, फेट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल्स है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, मोटा मोटी आपका गेट का जो सिलेबस है उसके कुछ टॉपिक्स तो यहाँ कवर हो जाते हैं। ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आप इन टॉपिक्स को पढ़िए क्योंकि 100 मार्क्स है इसमें से। हम लोग नेक्स्ट ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है, और इसी तरीके से हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।